आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th की ज्योग्राफी। तो अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स यानी कि भू संसाधन की हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, भू संसाधन की अगर बात करें यानी कि भूमि की ही हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं भूमि के विषय में कि हम लोग जो है भूमि पर ही रहते हैं और उसके अलावा जितने भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं वो सारी कहां पर की जाती है, भूमि पर ही ये सारी एक्टिविटी की जाती है। और जो ये हमारी भूमि है ये क्या है, एक प्राकृतिक रिसोर्स का टाइप है, नेचुरल रिसोर्स का एक टाइप है। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो भू संसाधन के बारे में जो सबसे पहली बात है ये क्या है, इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। कौन? भूमि की बात कर रहे हैं, यानी कि जो लैंड रिसोर्स है ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। और उसके अलावा इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लैंड है ये क्या है, एक सीमित संसाधन है, यानी कि ये कोई अनलिमिटेड नहीं है। आप जानते हैं कि जो भूमि हमारे पास है ये हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, कम या ज्यादा नहीं हो सकती है। तो भूमि का ये जो क्षेत्र है ये हमेशा ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, सीमित संसाधन है। अब भूमि देखिए, मैंने कहा ऐसे कैसा बना रहेगा, हो सकता है भाई कुछ क्षेत्र क्या हो, कभी जलमग्न हो गया है, जैसे कोई द्वीप वगैरह भाई पानी में डूब जाए, तो हो सकता है उससे भूमि का क्षेत्र कम हो सकता है। लेकिन फिर भी जो भूमि का क्षेत्र हम लोग मान के चलेंगे कि सीमित संसाधन है, ठीक है। कोई नया भूमि का ये क्षेत्र क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो हमारा लैंड रिसोर्स है ये क्या है, एक सीमित संसाधन है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में है, सीमित संसाधन है। इसका मतलब क्या है कि हमें भूमि का जो भी उपयोग करें हम लोग, वो क्या करना चाहिए भाई, सोच समझ कर करना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है तो हर जगह आप लोग देखें कि मकान ही मकान बन जाएं और हर जगह रोडें बन जाएं। अब आप लोग शहरों के अंदर देखेंगे कि जो कच्ची मिट्टी वाला क्षेत्र है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर खुली भूमि दिखाई देती है, इस प्रकार का क्षेत्र काफी कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार क्या है कि भूमि को कंक्रीट की रोड से या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, मकानों से, कहीं पर कुछ अन्य औद्योगिक क्रियाएं हैं या किसी भी प्रकार से भूमि के क्षेत्र को ढक दिया जाता है। तो इससे क्या है कि ये जो भूमि का संसाधन है, जो भू संसाधन है, ये लगातार इसके अंदर कमी आती चली जा रही है। आगे अभी समझेंगे कि किस प्रकार से क्या इनका हानिकारक परिणाम हो रहा है। तो जो अभी मैंने बताया कि जो लैंड रिसोर्स है ये क्या है, एक सीमित संसाधन है। और जो हमारी ये भूमि है, हम लोग इस बारे में कई बार पढ़ चुके हैं कि भूमि जो है ये हमेशा देखने में एक जैसी नहीं दिखाई देती। आप लोग अगर सोचे कि भाई पूरी समतल जमीन, उपजाऊ जमीन हर जगह ऐसा मिलेगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर भारत के विषय में हम लोग बात करें तो भारत के विषय में आप सब लोग जानते हैं कि अगर भारत के उत्तर में आप लोग देखेंगे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उत्तर में क्या है, उत्तर के अंदर है हिमालय। तो कह सकते हैं कि भारत का जो उत्तर का क्षेत्र है ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र होगा जिस प्रकार से। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान मिलेगा। उसके अलावा अगर आप और नीचे की तरफ आते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इस टाइप के आप लोग द्वीप समूह भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भूमि है भारत के अंदर, देखिए कई प्रकार की यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे अभी मैंने बताया एग्जाम्पल आपको, उत्तर की तरफ आप लोग देखेंगे तो विशालकाय पर्वत दिखाई देगा, हिमालय। उसके अलावा आप और देखेंगे तो मैदानी संरचना मिलेगी, पठार है आपका। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि द्वीप समूह के रूप में भूमि को देखा जा सकता है। अब भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत फैला हुआ है।
तो अगर इसकी बात करें तो इतने क्षेत्रफल में से भारत का कितना भाग पठार के अंतर्गत आता है, कितना मैदान है और कितने भूभाग पर पर्वत है, इस चीज को हम लोग देखेंगे एक ग्राफ की मदद से, जैसा कि बुक में भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये पूरे भारत के क्षेत्रफल को दिखा रहा है ये एरिया, ठीक है, पूरे का पूरा। तो अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मैदान की, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, कुछ हिस्सा सिंधु नदी तंत्र के मैदान का भी, अगर मैदानी संरचना की बात करें भारत के अंदर तो ये कितने भूभाग पर है, ये लगभग 43% भाग पर क्या देखने को मिलेगा, आपको मैदान मिलेगा। और मैदान की एक खासियत क्या है, जब हमने पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान, या पहले भी हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैदान होते हैं, तो मैदान क्या है, ये देखिए नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ये बनाए जाते हैं। उपजाऊ मिट्टी रहती है तो इसका नतीजा क्या होगा कि यहां पर कृषि से संबंधित एक्टिविटी बहुत आसानी से की जा सकती है और बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। अब जैसा कि जमीन यहां पर समतल है तो और क्या कर सकते हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं या फिर हम लोग जैसे कि रह रहे हैं, कुछ बनाना है, कुछ भी करना है, तो ये क्रियाएं यहां पर क्या है, बहुत आसानी से की जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई अपना भाई मकान बनाना है, उसके अलावा एक आप भवन का निर्माण करें उत्तर प्रदेश के एरिया में जो कि कहां पर गंगा के मैदान में पड़ता है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर होता है। तो मैदानी क्षेत्रों में और भी अनेकों प्रकार की सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि भारत का देखिए कुल यहां पर बात कर रहे हैं 43% जो हिस्सा है ये क्या है, मैदान के अंतर्गत आता है। और मैंने बताया कि कृषि और जो औद्योगिक एक्टिविटी है वो यहां पर अच्छी तरह से की जा सकती है। उसके बाद देखेंगे जो दूसरा बड़ा हिस्सा है, दूसरा बड़ा हिस्सा यहां पर आप लोग देखेंगे ये जो बच गया है यहां पर 30% हिस्सा। तो 30% हिस्से पर क्या देखने को मिलेंगे, पर्वत देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर में हिमालय, अब केवल यही पर्वत नहीं है, आप लोग जानते हैं भारत के अंदर अनेकों प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे अरावली है, उसके अलावा सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अनेकों प्रकार की जो है आप देख सकते हैं यहां पर पर्वत श्रृंखलाएं। तो कह सकते हैं कि 30% हिस्सा जो है ये क्या है, पर्वतों से बना हुआ है, ठीक है, भूमि का ही रूपांतरण है। जब हमने स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था, लैंड फॉर्म्स के बारे में, तो बताया था कि भाई भूमि के ही अलग अलग प्रकार हैं कि कहीं पर मैदान बन गया है, कहीं पर पर्वत है और कहीं पर पठार देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो हिस्सा बच गया है 27%, ये क्या है, ये पठारी भाग है, ये पठारी भाग है। तो देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि मैदान पर किस प्रकार की एक्टिविटी की जाती है, कृषि से संबंधित, उसके अलावा औद्योगिक या विकास से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं ये मैदान पर ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, जो कि कितना बताया मैंने आपको 30% है, तो पर्वतीय क्षेत्र में आप लोग देखेंगे, हमने पढ़ा था हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो इसका मतलब क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों से कई नदियां निकलती है जो कि क्या करती है, जल संसाधन प्रदान करने का काम करती है। पर्वतों से जैसे भाई इंपोर्टेंट नदी गंगा नदी निकलती है, सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये सब क्या है, हिमालयी क्षेत्रों से या फिर कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों से। और नदी भी आप लोग देखेंगे, नर्मदा है, गोदावरी, ये सब कहां से, पर्वतों की चोटियों से ही निकलती है। तो कह सकते हैं नदियों का एक तो ये उद्गम स्थल होता है, उसके अलावा पर्वतों की बात करें तो पर्यटन उद्योग की दृष्टि से बेहद समृद्ध इलाका होता है ये, ठीक है। यहां पर जो पर्यटन उद्योग है ये यहां पर अच्छी तरह से चलता है। तो ये बात की हमने पर्वतीय क्षेत्र की। जो 27% बच गया है ये क्या है, पठारी भाग है। पठारी भाग पर क्या एक्टिविटी हो सकती है, पठारी भाग पर देखिए जो पठार है ना, भारत का पठारी एरिया, तो यहां पर आप लोग देखेंगे ये खनिज की दृष्टि से समृद्ध एरिया होता है। यहां पर आप लोगों को मिलेंगे अनेकों प्रकार के खनिज मिलेंगे, उसके अलावा जो जीवाश्मी ईंधन है, कोयला वगैरह, ये सब यहां से प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और क्या है कि वनों से आच्छादित एरिया भी है, ठीक है, ये जो है पठारी एरिया। तो इस प्रकार से भारत की भूमि का विभाजन किया गया है
इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर, ठीक है, पर्वत, मैदान, पठार और द्वीप समूह के अंदर, और इतना इतना इनका भाग है। उसके अलावा बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे भूमि के बारे में तो पढ़ लिया है कि भाई जो भूमि है वो संसाधन है और इस प्रकार से भूमि का वितरण है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो भूमि है भारत के अंदर, ये हम लोग जो यहां पर देख रहे हैं, इनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर कृषि को ही ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि जो भूमि का उपयोग है वो किस प्रकार से होता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, भू उपयोग बोलेंगे इसको, कि भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो भू उपयोग सबसे पहले देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो भूमि का उपयोग है ये क्या है, वन के लिए होता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं इनके अंदर नेचुरल रूप से, तो वो क्या है, भूमि का एक सबसे बड़ा उपयोग है, ठीक है, महत्वपूर्ण उपयोग है, सबसे अच्छा उपयोग है कि वन क्षेत्र पाए जाते हैं या फिर फॉरेस्ट यहां पर पाए जाते हैं। कृषि को देखते हुए ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, भूमि का उपयोग, भू उपयोग, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया कि फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अब दूसरा देखेंगे कि ऐसी भूमि जो कि कृषि के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि कृषि के लिए नहीं है, ऐसी भूमि को हम लोग डिस्कस करेंगे। कह सकते हैं कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। समझ गए हैं, ऐसी भूमि जो कि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी भूमि कौन सी हो सकती है, ऐसी भूमि होगी बंजर भूमि, ठीक है, जहां पर पानी वगैरह उपलब्ध नहीं है या कोई रेगिस्तानी एरिया है, तो यहां पर क्या होगा कि ये भूमि बंजर होगी, यहां पर कृषि नहीं होगी। या फिर ऐसी भूमि जो कि छोड़ दी गई है, वेस्टलैंड है, ठीक है, यानी कि कृषि के योग्य ही नहीं है, तो इस प्रकार की भूमि। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसके अंदर देखिए कौन कौन सी कैटेगरी आती है। एक तो मैंने आपको बताया कि बंजर भूमि है, यानी कि बैरन आप बोल सकते हैं लैंड। उसके अलावा दूसरी है वेस्टलैंड, ठीक है, जो कि उपजाऊ ही नहीं है, जो कि छोड़ दी गई है। तो इस प्रकार की भूमि पर आप लोग देखेंगे कि कृषि नहीं हो सकती। इसी के अंतर्गत ही आप लोग देखेंगे कि दूसरा टाइप कौन सा हो सकता है कि जहां पर कृषि नहीं होगी। कृषि कहां पर नहीं होगी, जहां पर भाई मकान बन चुका है या और कोई इस प्रकार की एक्टिविटी हो चुकी है, जहां पर हाईवे निकल गया है रोड के ऊपर से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई है, तो इस प्रकार की संरचनाएं जहां पर बना दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अब कृषि नहीं की जा सकती, ठीक है। जो कृषि करने का भाग था वो क्या इन चीजों के नीचे दब चुका है। तो कह सकते हैं कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेबल लैंड, इसके अंदर कौन सा है, जैसे कि आपका रोड, बिल्डिंग वगैरह ये जहां पर बन चुकी है, इस प्रकार की क्रियाएं हो चुकी है, ये क्या कहलाएगा यहां पर, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि कृषि के लिए भूमि अवेलेबल नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे, जो तीसरा प्रकार है इसके अंदर देखेंगे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इनके अलावा ये जो दो हमने अभी देखी है, ये ऐसी लैंड है जहां पर कृषि नहीं हो सकती। इनके अलावा भी ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कृषि हो नहीं सकती। यहां पर तो देखिए, यहां पर तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पानी नहीं है, बंजर है, कृषि का कोई मतलब नहीं। जहां पर रोड बन गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है, क्या यहां पर कृषि होगी, कभी भी नहीं होगी। अब ऐसे क्षेत्रों की बात करेंगे जहां पर कृषि हो सकती है अगर मौका मिले, लेकिन कृषि हो नहीं रही है, क्योंकि उसके अलावा, कृषि के अलावा जो चीज हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए कौन कौन सी, अब जहां पर चारागाह है, ठीक है, चारागाह यानी कि जहां पर पशुओं को चारा मिलता है, जो नेचुरल घास के मैदान है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर चारागाह है। जो यहां पर क्या है कि कृषि हो सकती है, लेकिन यहां पर चारागाह है, इसकी वजह से कृषि नहीं हो रही है। तो चारागाह हो गया। उसके अलावा देखेंगे हम लोग, जैसे कि कहीं पर आप लोग बागान देखेंगे, ट्री क्रॉप्स, यानी कि भाई कहीं पर पेड़ पौधों के बागान हैं, सेब के बागान आप लोग देखेंगे, संतरा के बागान हैं, इस प्रकार के, यानी कि भूमि का उपयोग हो तो रहा है लेकिन कृषि के लिए नहीं हो रहा है। यहां पर क्या किया गया है,
ट्री की क्रॉपिंग चल रही है, ट्री को क्रॉप किया गया है। अब सेब के पेड़ है वो पता नहीं कब से ही लगे हुए हैं, लेकिन क्या है कि भूमि का इस प्रकार से उपयोग हो रहा है। अगर यहां से ये पेड़ हटा दिए जाएं, चारागाह हटा दिए जाएं, तो यहां पर जो कृषि है वो की जा सकती है। इसी के अंदर ही है एक और प्रकार जो कि क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि के योग्य बंजर भूमि, ऐसी भूमि यहां पर कृषि तो हो सकती है, लेकिन ये क्या है, अपने आप में बंजर है। नाम से पता चल रहा है कि बंजर भूमि है, लेकिन कैसी है, कृषि के योग्य है। तो इसका मतलब है कि कुछ इस प्रकार की भूमि होगी कि अगर यहां पर कृषि करनी है तो ज्यादा ही परिश्रम करना होगा, ज्यादा लागत लगानी होगी। अगर ये दोनों काम किए जाएंगे तो यहां पर कृषि की जा सकती है। या सरल सी भाषा में देखें कि ऐसी भूमि जो कि भाई 1 से लेकर 5 साल तक क्या कर दी गई है, जहां पर कृषि ना की गई हो, खाली छोड़ दी गई है। 1 से 5 नहीं कहेंगे, यहां पर क्या कहेंगे, 5 साल से अधिक वर्ष तक क्या है, ऐसे ही छोड़ दी गई है, जहां पर कोई कृषि नहीं की गई है, इस प्रकार की भूमि। ठीक है, अधिक मेहनत परिश्रम से, लागत लगाने से यहां पर कृषि जो है वो संभव है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अन्य कौन से प्रकार है। तो उसके बाद है चौथा हमारा प्रतिभूमि। प्रतिभूमि, और प्रतिभूमि को ही क्या बोलते हैं, देखिए फैलो लैंड। फैलो लैंड इसको कहा जाता है, प्रतिभूमि कहा जाता है। यहां पर कृषि से संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, प्रतिभूमि के अंदर कृषि की क्रियाएं होंगी, लेकिन कृषि के अंदर रुकावट आ जाती है 1 से लेकर 5 साल तक के लिए। ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है, उसी के आधार पर इसको 2 भाग के अंदर बांटा गया है। पहला जो भाग है वो क्या है, करंट, इसको बोलते हैं करंट फैलो लैंड। ठीक है, करंट फैलो लैंड इसको कहा जाता है, यानी कि तत्कालीन प्रतिभूमि भी कहते हैं, करंट फैलो लैंड कहा जाता है। अब ये ऐसी भूमि होगी जहां पर 1 साल के अंदर, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, 1 वर्ष तक यहां पर कृषि नहीं की गई है। 1 वर्ष तक जो कृषि है वो यहां पर नहीं की गई है। 1 साल पहले यानी कि जहां पर कृषि हो रही थी, लेकिन 1 साल से यहां पर कृषि नहीं हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, करंट फैलो लैंड इसको कहा जाएगा। जो दूसरी श्रेणी है उसके अंदर क्या रखा गया है कि 1 साल से लेकर 5 साल तक कृषि यहां पर नहीं हुई, चाहे 4 साल हो गए हों, चाहे 3 साल हो गए हों, तो यहां पर कृषि नहीं हुई है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है अदर देन करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो कहा जाता है इसको, या फिर इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही कहा जाता है पुरातन प्रति कहा जाता है। ये कौन सा था, तत्कालीन प्रति था। अब दूसरा क्या है, पुरातन प्रति, यानी कि अदर देन करंट फैलो। यहां पर सिंपल सा लिखेंगे अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो। तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर क्या हो रहा है कि 1 से लेकर 5 साल हो गए हैं और यहां पर जो कृषि है वो नहीं की गई है। ठीक है, ये कौन सी है, पुरातन प्रति है, और यहां पर क्या कहेंगे, वर्तमान प्रति कहेंगे। तत्कालीन प्रति या फिर वर्तमान प्रति इसको कहा जाएगा। 1 साल तक कृषि नहीं, और यहां पर 4 साल, 3 साल, 5 साल तक कृषि नहीं की गई है। उसके बाद ये चौथा टाइप था। बढ़ेंगे आगे, जो अगला प्रकार है ये है आपका, इसको कहा जाता है शुद्ध। शुद्ध यानी कि इसको ही क्या कहा जाता है, शुद्ध को ही निवल। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र। ठीक है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कि बोया गया है, जहां पर बीज डाले गए हैं, सोइंग की गई है, वो क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनएसए कहते हैं, यानी कि नेट सोन एरिया। ठीक है, सोन यानी कि उगाना, बीज वगैरह उगाना। तो नेट सोन एरिया यानी कि कितने एरिया पर कृषि की जा रही है। यहां पर कृषि की बात कर रहे हैं, कितने एरिया पर की जा रही है। और यह चीज भी ध्यान रखेंगे कि जितना एरिया है उस पर 1 साल के अंदर 1 बार ही कृषि की जा रही है। देखिए दूसरी जो टर्म है यहां पर, यह क्या है,
इसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। दो चीजें हैं यहां पर, नेट सोन एरिया और उसके अलावा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी कि सकल कृषि क्षेत्र, और दूसरा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये चीज देखेंगे कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है यानी कि नेट सोन जो एरिया है ये क्या है कि आपके पास देखिए खेत, मान लीजिए आपके पास खेत है, अब उस खेत का साइज क्या है यानी कि वो कितने हेक्टेयर का है, 1 2 3 4 5 कितने हेक्टेयर का है। तो एक साल के अंदर अगर एक बार फसल उगाई जाती है तो इसका मतलब क्या है कि कितने क्षेत्र के अंदर आपने, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन सा हो गया, मान लीजिए आपके पास ये खेत है जो कि क्या है 1 हेक्टेयर का है, ठीक है, 1 हेक्टेयर जो है इसका आकार है। यहां पर एक साल के अंदर आपने कोई एक फसल उगा दी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट सोन एरिया क्या है आपका, तो वो क्या रहेगा 1 हेक्टेयर ही रहेगा। अब ग्रोस के अंदर क्या होता है, ग्रोस का मतलब क्या है कि सभी चीजों को जोड़ लिया जाता है। जब आप लोग जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट देखेंगे तो कई चीजें मिलती है, टीए डीए कुछ भी, तो उसके बाद क्या लिखा रहता है नीचे ग्रोस पे, यानी कि टोटल कितनी पे बन गई है उस प्रकार से। अब मान लीजिए इसी 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर, देखिए टाइम ध्यान रखेंगे दोनों के अंदर, टाइम क्या है, टाइम भी 1 ईयर ही है, 1 साल की यहां पर बात हो रही है। अगर 1 साल में एक बार फसल उगाई गई है तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नेट सोन एरिया क्या है आपका, तो क्या कहेंगे 1 हेक्टेयर ही है। लेकिन अगर यहां पर 1 साल के अंदर आप लोगों ने 2 बार फसल उगा ली, अब 2 बार अगर फसल उगाई है तो कितने हेक्टेयर पर उगाई है, उगाई तो 1 हेक्टेयर पर ही है लेकिन अलग अलग टाइम पर उगाई है। जब उनको हम लोग टोटल करेंगे यानी कि 1 साल में मान लीजिए आप लोगों ने भाई एक तो दाल की यहां पर खेती की और दूसरा क्या था सरसों की खेती की है इसी 1 हेक्टेयर पर। अगर मान लीजिए पहले 6 महीने में कोई दाल की यहां पर खेती थी पूरे हेक्टेयर के अंदर और अगले 6 महीने में सरसों की खेती थी, तो जो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कहा जाएगा दोनों फसलों को मिलाकर, तो कितना प्रोडक्शन हुआ यहां पर 2 हेक्टेयर जितना ही तो हुआ ना। मान लीजिए दोनों काम अलग अलग 1-1 हेक्टेयर के खेत में किया जाता तो जो ग्रोस प्रोडक्ट निकलकर सामने आता वो कितना होता 2 हेक्टेयर में जितना उपजा है उतना। लेकिन यहां पर एक ही खेत के अंदर 1 हेक्टेयर वाले के अंदर ये सारा काम किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है वो क्या माना जाएगा, अब इसका 2 हेक्टेयर माना जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 साल के अंदर 2 फसलें यहां पर उगाई जाई है। 3 फसलें उगाएंगे तो 3 हेक्टेयर हो जाएगा, 4 फसलें उगाएंगे तो 4 हेक्टेयर जितनी पैदावार पैदा करेगा ना 1 साल में, तो उसकी वजह से तो ग्रोस के अंदर तो क्या है साल के अंदर जो फसल है वो ज्यादा बार उगाई जाएगी, एक बार से ज्यादा होगी, 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है। नेट सोन जो एरिया है ये 1 हेक्टेयर ही रहेगा, लेकिन इसमें भी क्या कंडीशन है कि साल में सिर्फ 1 फसल, अगर 1 फसल होगी तो वो क्या है नेट सोन एरिया है। अगर ज्यादा बार उगा दी तो उसी चीज को क्या बोलेंगे, दोनों को जोड़कर ग्रोस क्रॉप्ड एरिया इसको कहा जाएगा। बस इतना ही है इसके अंदर। बढ़ेंगे आगे कि भारत में जो भूमि का उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि भारत में भू उपयोग के प्रारूप किस प्रकार से भू उपयोग किया जाता है। तो देखिए किसी भी स्थान पर कोई भी भूमि हो, किसी भी प्रकार की भूमि हो, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाना है उसको प्रभावित करने वाले कई कारक रहते हैं। कुछ प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं, कुछ मानव निर्मित कारक भी हो सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसे कारक जो कि क्या करते हैं, भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो कारक है ये तो क्या होगा, जो अभी हमने देखा था लैंडफॉर्म्स, यानी कि भू आकृति, भूमि की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, क्या वो पठार है, क्या वो भाई पर्वत है या फिर मैदान है। तो जो आकृति है ये भी एक विशेष जो है
प्रदान करती है कि जो भूमि का उपयोग है किस प्रकार से होगा। जैसा कि अगर भूमि मैदान के रूप में है तो जाहिर सी बात है वहां पर कृषि की जाएगी। अगर कोई भूमि का भाग पर्वत के रूप में है तो लोग अपने होटल खोलेंगे, पर्यटन उद्योग के लिए तैयार करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी। कोई पठारी भूभाग है तो यहां पर खनन वगैरह के इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। तो एक तो भू आकृति, इसी के अंदर ही दूसरा है प्राकृतिक कारण के अंदर ही कि जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है, जलवायु किस प्रकार की है। अगर आप लोग राजस्थान के थार मरुस्थल को देखें तो जलवायु क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। जो यहाँ की मिट्टी का प्रकार है वो भी अलग है, बालू मिट्टी मिलेगी, पानी की कमी है, जलवायु क्या है, बेहद गर्म है। तो यहां पर भूमि का उपयोग क्या है, नहीं किया जाएगा। इतना नहीं किया जाएगा तभी तो जनसंख्या घनत्व वहां पर देखेंगे तो कम मिलेगा। कहीं पर फैसिलिटी ज्यादा होगी, जलवायु अच्छी होगी, सुहावना मौसम जहां पर रहेगा, लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। उसी के अलावा अभी मैंने जैसा कि बताया एक अन्य कारण जैसे कि मृदा, मिट्टी किस प्रकार की है ये भी प्रभावित करता है। एग्जाम्पल यही लेंगे कि जहां पर बालू मिट्टी है, पानी नहीं है, फसल नहीं है, तो वो मृदा वहां पर क्या है, लोग नहीं रहेंगे। कहीं पर आप लोग देखेंगे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो वहां पर कृषि कार्य होंगे और भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाएगा अगर उपयोगी होगा। तो उसके अलावा अन्य कारकों में देखेंगे कि मानवीय कारण कौन से हैं जो कि प्रभावित करते हैं भूमि के उपयोग को। इसके अंदर हम लोग देखेंगे जैसे कि जनसंख्या घनत्व। जहां पर जनसंख्या घनत्व है यानी कि क्या मतलब हुआ कि भाई एरिया अच्छा होगा, लोग वहां पर ज्यादा मूव करेंगे। जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित करता है कि भूमि का उपयोग किस प्रकार से किए जाए। जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक है वहां पर क्या किया जाएगा, जो कृषि योग्य भूमि है वहां पर कॉलोनियों को काटा जाएगा, कॉलोनी प्लाट बिकेंगे, वहां पर नए नए भवनों का निर्माण होगा। उसके चलते क्या है, नई नई रोडें बनेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण होगा, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे। जहां पर ज्यादा आबादी होगी तो सब यही क्रियाएं होंगी ना। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित करता है कि जो भूमि का उपयोग है ये किस प्रकार से किया जाएगा। उसके अलावा देखेंगे कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार की है, यह भी प्रभावित करता है भूमि का उपयोग किस प्रकार से होगा। उसके अलावा देखेंगे संस्कृति और परंपरा भी, ये चीज भी क्या करती है, प्रभावित करती है भूमि के उपयोग को। ठीक है, कहीं पर मंदिरों का निर्माण देखेंगे, कहीं पर इस प्रकार की चीजों का, धार्मिक चीजों का, सांस्कृतिक चीजों का। तो ये सब क्या है, ये प्रभावित ही तो कर रहे हैं कि जो भूमि है यहां पर किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, कृषि के लिए यूज में होगी या फिर कोई अन्य काम में ली जाएगी, इस प्रकार से। तो देखिए अभी मैंने बात की थी कि जो भारत का क्षेत्रफल है ये कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत का क्षेत्रफल था। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये चीज डिवाइड की। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो भूमि का उपयोग किस तरह से हो रहा है। भारत का पूरा क्षेत्रफल है तो इसके पूरे क्षेत्रफल में यानी कि पूरा क्षेत्रफल कितना था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर इसका केवल जो 93% है, इतने क्षेत्रफल का जो 93% है, केवल इसके बारे में ही हम लोगों को पता है कि भूमि का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है। जो बाकी बचा हुआ 7% है, हम लोग नहीं जानते कि वहां पर भूमि का जो उपयोग है किस प्रकार से किया जाता है। यानी कि भाई कृषि के लिए किया जाता है, रहन सहन के लिए किया जाता है, वहां पर कोई इंडस्ट्री बन गई है, रोड बन गया है क्या, हम लोगों को नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसका 93 जो % है, इसका डाटा हमारे पास उपलब्ध है कि भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। कुछ क्षेत्र है जैसे कि पूर्वोत्तर भारत का आप लोग देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत को देखेंगे, अगर असम को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो राज्य हैं उनका हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है कि वहां पर भूमि का यूज किस प्रकार से किया जा रहा है। और जगह आप लोग देखेंगे, जम्मू कश्मीर को ले लेंगे तो जम्मू कश्मीर में क्या है, अब जानते हैं कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, जिसको कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है।
कुछ हिस्से पर चीन का कब्जा है। अब इन दोनों हिस्सों पर किस प्रकार की एक्टिविटी की जा रही है, भूमि पर, लैंड पर, तो इसका सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है। हम लोगों को नहीं पता कि यहां पर भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। इस प्रकार से तो 93% हमारे पास डाटा उपलब्ध है। उसके अलावा हम लोग देखिए ये कह सकते हैं कि 54% भाग पर, भारत के 54% भाग पर, इसका 54% भाग पर क्या किया जाता है, कृषि से संबंधित क्रियाएं की जाती है, खेती वगैरह यहां पर की जाती है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो 50% हिस्सा है इसके अंदर देखिए ये प्रतिभूमि यानी कि फैलो लैंड और ये दूसरा जो है अदर देन करंट फैलो लैंड, इन दोनों को यहां पर शामिल किया गया है 54% के अंदर। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये मिलाकर है 54%। उसके बाद देखेंगे अब जो यहां पर हमने डिस्कस किया था ये नेट सोन एरिया, जो नेट सोन एरिया है कि अभी देखा था ना कि कितने आकार पर एक साल के अंदर एक बार जो फसल उगाई गई है वो क्या है, नेट सोन एरिया है। तो ये जो नेट सोन एरिया आप लोग देखेंगे ये आप लोगों को हर एक राज्य का अलग अलग देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे राज्य जहां पर ये अधिक है तो वो कौन से हैं, जैसे कि नेट सोन एरिया क्या है, हर एक स्टेट का, राज्य का क्या है, ये अलग अलग है, अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि हरियाणा और पंजाब का आप लोग एग्जांपल लेंगे, हरियाणा और पंजाब के अंदर क्या है, जो नेट सोन एरिया है कितना है, 80% तक है, 80% तक है। कुछ ऐसे स्टेट भारत के जहां पर कि ये बहुत कम है, ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पहाड़ी एरिया है इस वजह से है ये, और जैसे कि मिजोरम है, मणिपुर है, उसके अलावा अंडमान निकोबार है, यहां पर नेट सोन जो एरिया आप लोग देखेंगे ये आप लोगों को 10% से भी कम मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कारण है यहां पर कि ये कम है। कारण यही है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, अंडमान निकोबार आप लोग देखेंगे ये क्या है, द्वीपीय क्षेत्र है जो कि काफी दूर है भारत की मुख्य भूमि से। तो इसकी वजह से यहां पर जो कृषि संबंधित क्रियाएं हैं ये कम होती है। ठीक है, ये भी तो क्या है, पहाड़ का ही टाइप है, हिमालय का ही तो रूप है ये अंडमान निकोबार, इस प्रकार से। तो यहां पर जो नेट सोन एरिया ये कितना है, 10% से भी कम है। उसके अलावा देखेंगे एक चीज और बताई गई है इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, राष्ट्रीय वन नीति, इसी को क्या कहते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि कब आई थी, 1952 की पॉलिसी के अनुसार। ठीक है, 1952 की पॉलिसी के अनुसार ये कहा गया है कि भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है तो इस क्षेत्र के 33% भाग पर क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए, वन होने चाहिए। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है भूमि के क्षेत्र पर, जो हो रहा है कुछ भी हो रहा हो, लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है यहां पर 33% भाग पर, कितने भाग पर, 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, वनों से आच्छादित ये क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन इतना नहीं है, ये वास्तव में कम है, जो कि चिंता का विषय है। ठीक है, ये कभी वनों के चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे डिटेल से, बस इतना ही है इसके बारे में जो कि चैप्टर के अंदर बताया गया है। उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि जो भूमि है ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, लिमिटेड मात्रा के अंदर है ये, तो इसका जो संरक्षण है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका जो इस्तेमाल है किस प्रकार से किया जाएगा, ये सब चीजें सोच समझकर हम लोगों को करनी होगी। अब देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो भू संसाधन है इसका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि इसका निम्नीकरण बोलते हैं। ठीक है, भूमि निम्नीकरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि निम्नीकरण। अब भू निम्नीकरण क्या है, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, यानी कि भूमि के अंदर देखिए जो हमारी भूमि है आप लोग जानते हैं कि उपजाऊ है,
किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे फसल को पनपने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ये हमारी भूमि पर विद्यमान होते हैं। जब इन पोषक तत्वों के अंदर कमी आ जाती है, कमी के अभाव में क्या होगा, पेड़ पौधे वनस्पति फसल कोई भी चीज अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, इसी को ही लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। क्या मैंने बताया कि पोषक तत्वों की कमी पृथ्वी के अंदर। तो अभी तक हम लोग देखेंगे आंकड़ों के अनुसार कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, भारत की 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है ये कैसी है, लैंड डिग्रेडेशन भूमि निम्नीकरण की श्रेणी के अंदर आती है। कितना परसेंट बताया, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि इस प्रकार की है। ठीक है, जो यानी क्या मतलब हुआ कि पोषक तत्वों की इसके अंदर कमी है। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, भू निम्नीकरण होता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं, तो कारणों की अगर बात की जाए तो कारण की बात करें तो पहला जो कारण है ये क्या है, खनन कार्य। खनन कार्य यानी कि माइनिंग एक्टिविटी की बात हम लोग कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे जहां पर खान वगैरह होती है, खुदाई की जाती है, माइनिंग की जाती है, एक लंबे चौड़े भूभाग को खोद दिया जाता है। ठीक है, खोद कर एक गड्ढानुमा ही स्ट्रक्चर बन जाती है। अब प्लेन भूमि हो तो कई काम में आ सकती है, लोग खेती कर सकते हैं। अब भूमि को खोद कर इस प्रकार से गड्ढा बना दिया गया है। अब ये क्या है, और गड्ढा बना दिया, काम वहां से खत्म हो गया, वो खुले का खुला इस प्रकार से छोड़ दिया गया। अब ये जो भूमि का टुकड़ा है ये किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, भू निम्नीकरण को बढ़ावा देता है। खदान है, जब खोदा गया तो ऊपर ऊपर की जो उपजाऊ परत थी वो मिट्टी की निकल गई, आंधी तेज हवा आई तो उपजाऊ परत उड़ाकर ले जा दी, वहां से चली गई। उसके अलावा देखेंगे कि खनन कार्यों से ही कई प्रकार के भाई जो खनिज है या कोई भी तत्व कहिए वो पृथ्वी से बाहर ही आते हैं, बाहर आते हैं, मलबे के रूप में पड़े रहते हैं। तेज आंधी हवाएं आती हैं तो उनको उड़ाकर ले जाती है और कहीं पर उनकी परत जमा देती है, अनुपजाऊ बना देती है भूमि को। तो इस प्रकार से जो खनन कार्य है ये प्रभावित करता है। और खनन कार्य देखिए खासकर कहां कहां पर होते हैं, वैसे देखेंगे झारखंड है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस प्रकार के रीजन आप लोग देख सकते हैं जो कि माइनिंग की वजह से खनन एक्टिविटी की वजह से ये एरिया बंजर हो गए हैं। इस प्रकार से यहां पर बड़े भूभाग का क्षेत्र। उसके अलावा जो दूसरा है ये है ओवरग्रेजिंग। इसी को क्या कहते हैं, अति पशुचारण। ओवरग्रेजिंग यानी कि पशुओं को जब चराया जाता है तो कहीं पर पशुओं को अधिक चराया जाएगा तो पशु क्या करेंगे कि पशु छोटे छोटे झाड़ियों को खाते हैं, उनको उखाड़ लेते हैं या फिर उनको चलने की वजह से छोटी छोटी वनस्पतियां निकलकर बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भूमि की ऊपर वाली उपजाऊ परत जो कि पहले किसके द्वारा बंधी हुई थी, छोटी छोटी वनस्पतियों के द्वारा एक जगह पर बंधी हुई थी, अब वो बाहर निकल गई है पशुचारण की वजह से। तो नतीजा क्या होगा कि उपजाऊ मिट्टी की परत है इसको बहा कर ले जाया जाएगा हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, इस प्रकार से। तो उपजाऊ परत अगर निकल गई है, भूमि के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई है, तो कहने का मतलब लैंड डिग्रेडेशन यहां पर हो गया है। तो ये कहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि एग्जाम्पल गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ये बुक के अंदर एग्जाम्पल है तो मैं बता रहा हूं, कहीं पर भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। हर जगह पर पशुचारण होता है तो ये चीजें देख सकते हैं आप यहां पर। उसके बाद देखिए तीसरा जो कारण है भू निम्नीकरण का वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई, जहां पर ज्यादा सिंचाई की जाएगी खेतों की वहां पर क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। रीजन यही है, ज्यादा पानी भरा रहेगा, बहेगा पानी, उपजाऊ परत को बहाकर ले जाएगा, जिसकी वजह से भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी। उसके अलावा अगर कहीं पर पानी भाई खड़ा ही रहता है, पानी भर गया है खेतों के अंदर बहुत ज्यादा सिंचाई की वजह से, तो यहां पर क्या होगा कि पानी के अंदर जो लवणता है, लवणता, ठीक है, यानी कि जो नमक की मात्रा होती है पानी के अंदर, पानी भर दिया है, थोड़ा पानी के अंदर नमक की भी मात्रा है, तो वाटर तो क्या है वेपराइज होकर ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो नमक है वो पृथ्वी पर बच जाएगा ऊपर। ठीक है, सफेद परत के रूप में जम जाएगा। तो ये क्या करता है, भूमि को बंजर बनाता है, लवणता है। उसके अलावा जो क्षारीयता है,
ये भी उस भूमि की बढ़ जाती है। किसकी वजह से? अगर ज्यादा सिंचाई की जाती है, पानी यहां पर खड़ा रहता है, ठीक है, बहा कर भी ले जाता है, ये सब कारण इसके ही हैं। उसके अलावा देखेंगे उद्योग धंधे। जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधे आप हर इस प्रकार के चैप्टरों में पढ़ेंगे, ठीक है। जितना फायदा करते हैं ये हमारे लिए, उतना ही नुकसान भी करते हैं। तो उद्योग धंधों की वजह से भी क्या है? लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो पहली बात तो जहां पर उद्योग धंधा लगाया गया है, जहां पर बनाया गया वो भूमि, वैसे ही वहां पर क्या हो गई? कृषि योग्य नहीं रह गई, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया। अब दूसरा यहां पर क्या हो रहा है कि यहां से हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो कि भूमि को बंजर बनाते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि यहां से भाई कोई इस प्रकार के कूड़ा का करकट निकल रहा है जिसको आसपास कहीं भी फेंक दिया गया है, भूमि के ऊपर भूमि निम्नीकरण हो गया है। उसके अलावा उद्योग धंधों में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री की बात करें, तो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर सीमेंट को जब बनाया जाता है तो चूना पत्थर को पीसा जाता है। चूना पत्थर को अगर अब ये लोग पीसेंगे तो पीसने की वजह से क्या है? छोटे छोटे महीन धूल के कणों के रूप में वो वायुमंडल के अंदर मंडराता रहता है। तो जहां पर ये फैक्ट्री है उसके आसपास के क्षेत्र में आप लोग देखेंगे कि भूमि पर एक पतली परत के रूप में ये चीजें जमा हो जाती है, ये जो कचरा है इस प्रकार का। तो ये क्या करता है? भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देता है। यहां पर फसल फिर अच्छे से नहीं उग सकती इस प्रकार से। और क्या होगा भाई? जब परत यहां पर जैसे भूमि के ऊपर परत जम गई है चूने पत्थर की या किसी भी प्रकार की मटेरियल की, जो कि उद्योग धंधों के अंदर पीसने से, ठीक है, उद्योग धंधों में चिमनियों से क्या भाई डस्ट निकल रही है, कण निकल रहे हैं मोटे मोटे, भूमि के ऊपर इस प्रकार से जम गए हैं। जब यहां पर वर्षा हुई, पानी आएगा इस प्रकार से, तो ये जो परत है ये इतनी हार्ड हो चुकी होगी कि यहां की जो भूमि है ना, यहां पर नीचे पानी जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। पानी नहीं जाएगा तो क्या है? ये भूमि बंजर होना इस प्रकार से प्रारंभ हो जाएगी। उसके अलावा भाई और भी कारण है, उद्योग धंधों से प्रदूषित जल जो है ये निकलता रहता है। जिस भूमि पर जाएगा इस प्रकार का जल, तो यहां पर क्या होगा कि भूमि बंजरी होगी। अब ये जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इसको किस प्रकार से रोका जा रहा है? तो सब चीजों का इलाज, प्रकृति में कोई भी विनाश हो रहा है तो इन चीजों की भरपाई एक ही चीज कर सकता है, और वो क्या है? पेड़ पौधे। तो सबसे पहला जो कदम उठाया जाए इस विषय में, तो वो क्या है? वृक्षारोपण किया जाए। तो पहला मैंने आपको बताया कि रोकने के कारणों में वृक्षारोपण जितना किया जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है? अति पशुचारण पर रोक लगाई जाए, ठीक है। जैसे कि एक ही जगह पर ना, जो चरवाहे होते हैं एक ही जगह पर ना जाने दिया जाए, भाई आज यहां अगर पशु चरा लिए हैं तो और कहीं ले जाए, इस प्रकार से अदल बदल कर, ताकि क्या है दूसरी जगह पर वनस्पति दोबारा से उगने का मौका मिले। तो चारागाह का भी क्या करना चाहिए? इस प्रकार से प्रबंधन होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके अलावा देखेंगे शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट के विषय में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि खेतों के अंदर, जैसे अभी मैं बनाया था 1 हेक्टेयर वाला, तो यहां पर क्या है, जो खेत की बाउंड्री होती है ना, यहां पर इस प्रकार से पेड़ उगा दिए जाते हैं चारों तरफ। तो पेड़ उगा दिए हैं, इस प्रकार से क्या होगा? तो हवाएं जब आती हैं तो इनसे टकराकर पेड़ों से स्पीड जो है कम हो जाती है। चारों तरफ से कहीं से भी हवा आए तो क्या है, जो उपजाऊ मिट्टी है हवाएं उसको लेकर नहीं, उड़ाकर नहीं ले जा सकती, तो उपजाऊ मिट्टी यहीं की यहीं रहती है। तो ये शेल्टर बेल्ट बनाकर भी रोका जाता है। इसके अलावा बंजर भूमि का प्रबंधन किया जाना चाहिए, मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। किसी और काम में ली जा सकती है, तो भूमि को सबसे पहले उस काम में ही लेना। जैसे बंजर भूमि है, एक जगह उपजाऊ भूमि है, अगर कहीं पर कोई सरकारी आवास बनाने हैं या इस प्रकार कोई चीज बनानी है, तो उपजाऊ भूमि को छोड़कर पहले क्या किया जाए, बंजर भूमि वगैरह पर ध्यान दिया जाए। ऐसी जगहों पर इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। तो बंजर प्रबंधन और भी कई क्रियाएं इसके अंदर हो सकती है। उसके अलावा जो खनन है, जहां भी पढ़ा था ना, खनन कार्य जहां पर होता है, तो इसको भी क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, ठीक है। अंधाधुंध ना हो, नियंत्रित रहे, प्रकृति के अंदर सब चीजें बनी रहे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी।
जो मृदा है, मिट्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।